I think not just the police, but all the institutions, statutory as well as constitutional institutions, are being used, and they have been almost suppressed into submission by this present regime, which is obviously having a Manuvadi mindset, which is against the constitutional spirit of the Constitution of India. That is one. Not just the police, as I said, but in this well-planned strategy, the Manuvadi forces in India are using not just the police but other agencies and statutory organizations also. And to give it a practical shape, they have developed a new technology or a new technique that they themselves orchestrate a ultra right wing or ultra Manuvadi mentality, and they are trying to make that ultra Manuvadi mindset or ultra Manuvadi ideology as the dissent in the present times, so that they usurp the space of people who believe in constitution, people who oppose this present regime. That is their methodology and that is their strategy, which needs to be countered by all Ambedkarites and all the people who believe in the Constitution of India. तो एक बात तो ये साफ है कि सिर्फ पुलिस को ही नहीं बल्कि दूसरे भी जितने भी इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी या जो सरकारी इदारे हैं जिस और या संवैधानिक इदारे जो हैं, आईनी इदारे हैं, उनको सबको दबा के उनका गला घोट के और इस्तेमाल किया जा रहा है मुखालफत, जो कि डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे अहम रोल होता है उसका, किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में और इफ़ेक्टिव बनाने में, उसको दबाया जा रहा है। उसके लिए एक नई जो इन्होंने तरकीब सोची है वो ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनको ऑपोजिशन बनाया जा रहा है। आज की जो ये मनुवादी रजीम है, मनुवादी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ एक अल्ट्रा मनुवादी ऑपोजिशन तैयार की जा रही है, जो कि वक्तन फ़वक्तन सरकार को इसके लिए क्रिटिसाइज़ करती है या इसके इसलिए मुखालफत करती है कि वो जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, उनके ख़िलाफ़ कम सख्ती इख्तियार कर रही है और वो ये चाहती है कि और भी ज़्यादा सख्ती SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ़ यूज़ की जाए। दूसरा आपका, आई वुड लाइक टू से दैट communalization, using the word communalization, which in India has somehow got this connotation that it means Hindus versus Muslims, is falling into the hands of Manuvadi forces. So one should be very careful, and especially students should be very careful to use this word communalization और सांप्रदायिक, इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने में हमें बहुत ज़्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि पुलिस का कम्युनलाइजेशन नहीं हुआ है, पुलिस और दूसरे इदारों का कम्युनलाइजेशन नहीं हुआ है उस सेंस में कि ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ जो सोच बन गई है हमारे सभी इदारों की, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक सोच ऐसी है जो मनुवादी है, जो इस मुल्क के जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जिसमें सो कॉल्ड अपर कास्ट आती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये है मनुवादी मानसिकता को बिलीव करने वालों की सोच। ये सो कॉल्ड अपर कास्ट जो हैं, ये बाकी सबसे बढ़तर हैं, उनसे आला हैं, उनसे बड़े हैं और उनसे ज़्यादा समझदार हैं, ऐसा मनुवादी मानते हैं। तो जो एक्चुअल कम्युनलाइजेशन का या सांप्रदायिकता का मतलब हुआ, वो एक तरफ ऐसे समझा जाना चाहिए, एक तरफ तो मनुवादी और मनुवाद, दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी और अम्बेडकरवाद। अम्बेडकरवादियों में कौन आते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBCs और सारी माइनॉरिटीज़, जिसमें मुसलमान जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, एक उसका हिस्सा है। मगर हमारे मुल्क जो भारत में, इंडिया में, दी कम्युनलाइजेशन, एक्चुअल कम्युनलाइजेशन मीन्स Manuwadis on one side, rest of the country at one side, which means Ambedkarwadis are the rest of the country
and Manuwadis are on one side, who have usurped all the constitutional institutions as well as all the assets and wealth of the country. More than 90% of the wealth of the country, all the institutions, jobs, be it private or governmental, is being usurped, and I use this word deliberately, usurped. इन पे कब्जा कर रखा है मनुवादी मानसिकता के लोगों ने। तो कम्युनलाइजेशन को हिंदू मुसलमान में कहना बहुत ही ज़्यादा एक मेरे हिसाब से मनुवादियों के ट्रैप में फंसना है, क्योंकि मुसलमानों से ज़्यादा आज भी हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकारी इदारे हों या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट बिजनेस हाउसेस हों, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता है तो वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है। उनका हर दिन हमारे देश में, गाँव में, शहरों में हर सांस लेना उनका दूभर है। हर दिन, हर सांस, हर कदम उनका दूभर है। ये हालात बना रखे हैं मनुवादियों ने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके बाद माइनॉरिटीज़ के साथ, और उसके बाद ओबीसी कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हो रही है। ओबीसी के साथ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, लेकिन इस हद तक नहीं जितनी कि माइनॉरिटीज़ और एससी एसटीज़ के खिलाफ है। और ये कम्युनलाइजेशन को हमें इस तरह समझना होगा कि ओबीसीज़ के खिलाफ भी बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो इस तरीके से हो रही है कि ज़्यादा उनको डायरेक्टली नहीं पीटा जा रहा है, घरों से निकाल के नहीं मारा जा रहा है। उनके खिलाफ अदालतें और जो दूसरे इदारे हैं उनसे धीरे धीरे करके रिजर्वेशन छीनी जा रही है उनसे, ओबीसी से। बाकी सबसे तो सब कुछ सीधा हाथ बढ़ा के मनुवादी छीन ही रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, और उनके सब भी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी सहूलियतें और जो भी फ़ायदे कॉन्स्टिट्यूशन भारत के आइन से दिलवाए थे उसको छीना जा रहा है। So we have to understand communalism in this sense, and the communalization of police, as your question goes, also on these lines. I have no doubt and I have no hesitation in saying that judiciary has absolutely failed, and therefore this country is heading towards anarchy, because judiciary has also either got colored by the atmosphere which has been created by Manuwadi forces in this country, rather willingly I would say, because in judiciary also the vast majority of people who are sitting on the posts of judges are belonging to the Manuwadi Mansikta or the Manuwadi mentality. And mind you, anybody belonging to any religion or caste can be a Manuwadi, but here in effect also most of the judges in our judiciary, be it Supreme Court or at the grassroots level, are belonging to the communities of Brahman, Kshatriya and Vaishya. So therefore those of the judges who are not belonging to these three communities are also mostly because of probably the peer pressure they have on them, or the other pressures which are on the judges belonging to other communities. They also mostly act in a manner which is clearly visible form of Manuwadi mentality. So इसमें भी जो आप न्यायिक व्यवस्था या जो अदालिया है मुल्क की, उसकी भी जो जिम्मेदारी है पुलिस को कंट्रोल करने की, उसमें पूरी तरीके से नाकाम इसलिए हो गए हैं अदालतें कि अदालतों में भी ज़्यादातर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, और ये 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो कुछ लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ से आते हैं, वो भी पीयर प्रेशर की वजह से, अपने मतलब पूरा एक माहौल की वजह से, और जो उनके साथ के ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग हैं उन ओहदों पे बैठे हुए, उनके दबाव में आके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के दबाव में आके ज़्यादातर फैसले पुलिस को कंट्रोल करने के नहीं, पुलिस को मजबूर करने के नहीं कि वो आइनी और कानूनी तरीके से चलें, बल्कि पुलिस को बेलगाम छोड़ने के लिए और पुलिस की हर तरह से गैर कानूनी कामों में भी या तो नज़रअंदाज करने में और कई जगहों पे मदद करने में भी उसका जो जजेस का रवैया हमारे मुल्क में होता जा रहा है, उससे भी
बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, मजबूती के लिए सबसे अहम चीज़ होती है। अगर आम जनता को, जो आम जनता ज़ाहिरी तौर पे अम्बेडकरवादी जो जनता है, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ आती हैं, वो जब ये महसूस करते हैं कि पुलिस के पास जाने में उन्हें डर लगता है, पुलिस से डर महसूस करते हैं, उनसे हिफाजत की उम्मीद करके उनके पास जाना पसंद नहीं करते लोग, या डरते हैं पुलिस से, कानून से नहीं, कानून तोड़ने से भी नहीं, पुलिस से डरते हैं, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। इससे क्या हो रहा है कि मनुवादी ताकतें जो हैं संविधान को कमज़ोर करने के लिए और संविधान को ख़त्म करने के लिए पुलिस राज लाना चाहती हैं हमारे देश में, जिसमें जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से नाकाम हुई है। और मेरे ख्याल से जानबूझ के ये नाकामी है, ये कोई किसी मजबूरी के तहत या किसी गफलत के तहत ये नाकामी नहीं है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर and I request students especially to do research on whatever I am saying. If you do research, you will do research on various judgments of the Supreme Court and the High Courts. You will see most, rather almost all the judgments are against reservation, which is one of the biggest rights, affirmative action, which has been provided by the Constitution under the patronage of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. That is being diluted and extinguished every day by each and every successive judgments. एक के बाद एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पास कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ हैं, जो SC ST एक्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रिव्यू किया था SC SC एक्ट के लिए, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है हाई कोर्ट के लेवल पे भी और नीचे की कोर्ट अदालतों में भी, SC ST एक्ट अगर किसी ने फाइल कर दिया मजबूरी में तो उसकी ज़िंदगी मुहाल कर दी जाती है। उस SC ST की पुलिस और पूरा सिस्टम मिलके, कोर्ट्स तक मिलके उसकी ज़िंदगी दूभर कर देते हैं। उसको पछताना पड़ता है कि मैं पुलिस के पास जाके ये SC ST एक्ट का मुकदमा क्यों कर दिया। ये हालात आज के दौर में भी हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक सीनियर वकील के ख़िलाफ़ इतनी सख्त टिप्पणियाँ हमारे एक हाई कोर्ट के जज साहब ने की हैं कि मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैं इस प्रोफेशन का, इस अदालत के सिस्टम का एक हिस्सा हूँ, कि जहाँ एक हाई कोर्ट का जज जो मैटर उसके सामने भी नहीं था ये फाइंडिंग दे सकता है, कि ऑब्जर्वेशन दे सकता है कि ये इतने सीनियर वकील साहब जो SC कम्युनिटी से आते हैं उन्होंने ये झूठा मुकदमा दायर किया। ये हालात है सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट खारिज करके रिव्यू पिटिशन फाइल में कहा था कि ये कहना कि SC ST के लोग झूठा मुकदमा फाइल करते हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। उसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट की ये हालत है और हम उस केस में ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। तो बिल्कुल भी जो हालात चल रहे हैं वो संविधान को मजबूती की तरफ नहीं, संविधान को कमज़ोर करने के लिए एक कोर्ट्स का भी जो रवैया है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर मनुवादी मुल्क से पैसा चुराकर विदेशों में जाके बस रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। तो हम अम्बेडकरवादी लोगों को, जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ आते हैं, हमें होशियार होना है और इन सब मनुवादी मानसिकता के चोरों को, अब चाइना से भी आप ले लें तो गुजरात के ज़्यादातर मनुवादी मानसिकता के लोग ही चाइना में बिज़नेस कर रहे हैं जाके, और मुल्क को, हमारे देश को चाइना के हाथों एक तरह से गिरवी रख दिया उन्होंने। टैक्स की और कस्टम्स की भी चोरी कर रहे हैं और दूसरी भी सब तरीके से जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क में चाइना के बदौलत लग रही हैं, चाइना के साथ, वो ज़्यादातर गुजरात से लोग हैं जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती हैं। इस पे भी आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए, तो आपको असलियत नज़र आएगी कि किस मानसिकता के लोग देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं और अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की या बदकिस्मती ये है कि ये लोग अपने आप को, मनुवादी मानसिकता के लोग, देशभक्त भी कह रहे हैं। जो सबसे बड़े गद्दार है मनुवादी मानसिकता का कोई भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ होगा, चाहे वो किसी मज़हब से, किसी भी कास्ट से आता है। अगर उसकी मानसिकता मनुवादी है तो वो संविधान के बुनियादी तौर पे खिलाफ होगा, और अगर कोई संविधान के खिलाफ है तो वो देशद्रोही है, गद्दार है देश का। तो मनुवादी मानसिकता के लोग तो बुनियादी तौर पे देश के गद्दार हैं, वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं आज। और अम्बेडकरवादियों को उनकी इतनी हिम्मत हो गई है, क्योंकि सिस्टम पे कब्जा है उनका,
कि हमको ही गद्दार बताने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से ड्रैकोनियन लॉज जो हैं वो भी इसीलिए लगाए जाते हैं कि इतना डर पैदा कर दिया जाए जो देशभक्त अम्बेडकरवादी लोग हैं SC ST OBCs के, कि हम तुम्हें, अगर तुम संविधान की बात करोगे, अगर तुम संविधान, जैसे CAA NRC प्रोटेस्ट में संविधान बचाने की बात हो रही थी, अगर तुम संविधान बचाने की बात करोगे तो हम तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे और तुम्हें जेलों में इतने लंबे टाइम के लिए डाल देंगे, या तुम्हें गोली ही मार देंगे या तुम्हें मरवा देंगे। तो इसलिए तुम संविधान की हिफाजत ना करो, जो कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है आर्टिकल 51A में। तो ये हालात चल रहे हैं जो हमारे मुल्क में है। उसके लिए स्टूडेंट कम्युनिटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाने के लिए उठ खड़े हों और संविधान बचाएं, क्योंकि संविधान बचेगा तो हमारा देश भी बचेगा और मनुवादी मानसिकता के लोग इस देश को लूटने में कामयाब नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे टाइम देने का।